Hello, viewers and students, how are you? During this meeting, I'm going to discuss chapter number 1 of Managing and Organizing by Stewart R. Clegg. और उसके अंदर हम बात करेंगे मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। मैनेजमेंट की भी बुनियादी डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी डेफिनेशन क्या है, और सेंस मेकिंग क्या है, रैशनैलिटी क्या है, अजम्पशंस क्या है, मेटाफर क्या है, वो इनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। और मैं कोई पावर पॉइंट स्लाइड यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपकी बुक में ही जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं को एलोबरेट करूँगा, तो आप बुक में से इन कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर एक ये सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है मुख्तलिफ तब्दीलियों के साथ गुजर रही है, और आपने ये भी देखा है कि पिछले 2 सालों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरी, और एक काम करने का तरीकाकार ही तब्दील हो गया इस कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर। तो जो मैनेजर्स का एक बुनियादी काम ये होता है दैट दे मेक सेंस ऑफ दीज चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन देयर एनवायरनमेंट। तो सेंस मेकिंग इज और ये जो मैनेजर जिस जरिए से सेंस मेकिंग कर रहे होते हैं, इसको एक प्रोसेस है। और सेंस मेकिंग के साथ जो एलाइड टर्म्स हैं जिसको हम सेंस गिविंग और सेंस ब्रेकिंग कहते हैं, ये भी मैनेजेरियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क के अंदर आती हैं। तो हम अगर डिफरेंशिएशन करना चाहें तो मैनेजिंग जो है वो एक प्रैक्टिस है, दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू, जो कि मैनेजर्स करते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन इज अ गोल ओरिएंटेड कलेक्टिविटीज। जिससे मुराद ये है कि जिस तरह इन विच वी आर ऑर्गेनाइज्ड, मैनेजमेंट इज समथिंग दैट वी डू, एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी आर ऑर्गेनाइज्ड। और ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में आप उस जगह के ऊपर जो है उसके मुख्तलिफ एलिमेंट एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के अंदर हों, और एक यूनिफाइड ऑर्गेनिक होल क्रिएट करें। देर क्रिएटिंग अ सर्टेन यूनिफाइड ऑर्गेनिक होल। एंड अनदर, अगर हम मैनेजमेंट को हम इंट्रोडक्शन इसके अंदर हम डिफाइन करें तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ communicating, coordinating, accomplishing action in the pursuit of organizational objective while maintaining the relationships with stakeholder, technologies, and other artifacts both within as well as between organization. तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, कोऑर्डिनेशन का, कंप्लीशिंग टास्क का, और जिसके अंदर आप रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होते हैं बाकी तमाम स्टेक होल्डर के साथ भी, और किस तरह टेक्नोलॉजीज के साथ करते हैं। आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, जिस तरह आर्टिफैक्ट एक बिल्डिंग एक आर्टिफैक्ट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लोगों के अंदर भी इन रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाता है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मेंटेन किया जाता है। तो मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस होगा। इसके अलावा मैनेजमेंट को ये कहना कि एक न्यूट्रल एक्टिविटी है, तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट एक न्यूट्रल एक्टिविटी और सिर्फ एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि मैनेजमेंट का एक सोशो पॉलिटिकल एलिमेंट भी है, जो कि उसके इसकी वजह से एक सोशल, सोसाइटल, पॉलिटिकल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं मैनेजर्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ तब्दील भी हुआ, और आप ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ मिशन के साथ होती हैं। जिस तरह एक हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिवर्सिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो शायद ये ख्याल आता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी की सारी जो है वो मुख्तलिफ होंगी। हाँ, इनके मिशन का इनके वर्किंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन में है और हाई डिग्री ऑफ कॉमनैलिटी है, वो इनका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है। और तो डिफरेंस इन द मिशन आर सबऑर्डिनेट्स to the practices involved in managing and organizing. It is these practices that this book will inform you about. जो practices हैं मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की वो सेम है, जो प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजिंग की इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सेम है। इस हवाले से अगर आप पढ़ना चाहें तो पैट्रिशिया ब्रूमले का एंड जो जॉन मायर का आर्टिकल है 2017 का, दे आर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये जो इनकी बाउंड्रीज थी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की वो ब्लर हो गई हैं। ब्लर से मुराद यानी कि आप इसे कह सकते हैं amorphous है, बाउंड्रीज आर amorphous, difficult to distinguish between these entities because globally cultural shift हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके अंदर भी ओवरलैप आ गया। और फिर जब साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स के ऊपर फोकस हो जाए तो
स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरलैप कर लेती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टूल्स हैं, दे आर पर्पसिव गोल ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और जिस तरह टूल से मुराद होती है, टूल एक ह्यूमन ट्रेडिशनली ह्यूमन के साथ एसोसिएट करता है कि जिस तरह हैमर एक टूल है, उसका एक मकसद है, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन भी एक टूल है जिनका एक बुनियादी तौर पे एक मकसद होता है, जिनके जरिए से आप उनके गोल्स अचीव करते हैं। मसलन ये गोल्स जो हैं वो बेनाइन हीलिंग द सिक, हाउसिंग द होमलेस और असिस्टिंग रेफ्यूजीज इन फाइंडिंग अ होम भी हो सकता है। और भी इंटरेस्ट हो सकते हैं, किसी अमीर और ताकतवर आदमी के इंटरेस्ट को सर्व करना भी उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हो सकता है। बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की तब्दीली आई है, उसके लिए एक वर्ड है पैराडाइम का, उसको समझना ज़रूरी है। और पैराडाइम जो है वो एक कोहेरेंट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, एक्शन हैं, जिनके ज़रिए से किसी रियलिटी को समझा जाता है। जब आप किसी रियलिटी को, जिस तरीके से आप उस रियलिटी को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो आपका पैराडाइम है। पैराडाइम मुख्तलिफ किस्म के पैराडाइम हैं। कुछ लोग समझते हैं कि दुनिया में एक ही हकीकत है, कुछ लोग समझते हैं कि दुनिया में मल्टीपल हकीकत हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि वो हकीकत वही है जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो दुनिया को देखने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, ये आपके पैराडाइम हैं। अब ये पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले अगर हम 20 से 40 साल के अंदर देखें, तो किस तरीके का पैराडाइम शिफ्ट जो है वो ओवरऑल दुनिया के अंदर हुए, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता चले। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं। एक तो डिजिटलाइजेशन, और डिजिटलाइजेशन से मुराद है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डाटे का इस्तेमाल की शुरू हो गया ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को मैनेज करने के हवाले से। जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इसमें एक पर्सन की कैरियर होता है, उसके कैरियर लेडर होते हैं, और फिर वो इस तरीके से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। और ये डिजिटलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर तब्दीली आ गई। और जिस तरह बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो डिजिटल नोमैड्स ने फिल आउट की यूरोप के अंदर भी। और डिजिटल नोमैड से मुराद वो लोग हैं, वो मोबाइल वर्कर हैं जिनके पास लैपटॉप है, वाईफाई है, और देख कहीं भी कनेक्ट हो जाते हैं। एंड दे चूज मोबिलिटी रादर देन अ फिक्स्ड बोर्ड। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहने के बजाय ये एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट में और मोबिलिटी बरकरार रखते हैं ताकि उसके अंदर काम किया जा सके। फिर इसके अलावा आउटसोर्सिंग हुई ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ डेवलपिंग कंट्री में जहाँ लेबर जो है वो निस्बतन चीप है डेवलप्ड कंट्री के हवाले से, वहाँ आउटसोर्सिंग की जाती है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के हवाले से। इनोवेशन और रिसर्च जो है और सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमीज जो हैं वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज बनी। और जब हम बात करते हैं डिजिटल वर्कर की, तो असल में बात कर रहे थे नॉलेज वर्कर की। वो नॉलेज वर्कर जिसके पास एक प्रैक्टिकल सेट ऑफ नॉलेज भी है, उसके पास एक टेसेट नॉलेज है, टेसेट नॉलेज जो कि उसको हासिल हुआ है मुख्तलिफ काम करने के हवाले से, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस की बदौलत उसको जो काम हासिल हुआ है। और फिर डिजिटल नॉलेज भी, उसको टेक्नोलॉजीज का नॉलेज भी। जब ये नॉलेज एम्बेड होता है तो एक नॉलेज वर्कर जो है वो प्रोडक्टिविटी को उस ऑर्गेनाइजेशन की को बढ़ाता है, और ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी को, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस फेस कर रही है उसके हवाले से भी उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके जी। और अब इन तमाम बातों का असर जो है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी पड़ा, और इसके हवाले से जो कि ये समझा जाता है एक कुछ जगहों के ऊपर, बल्कि काफ़ी जगहों के ऊपर ये समझा जाता है कि प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑपरेट करती हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में, और ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो इसके नतीजे में जो कि एक कल्चरल टूल इंट्रोड्यूस हुआ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और ये 1980s के इब्तदा के अंदर ही शुरू हो गया था। इसके अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स आई, और रिफॉर्म्स जो हैं वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड थी, जिसके अंदर मार्केटाइजेशन को बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स को पब्लिक सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना। और बुनियादी तौर पर माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आर एंकर्ड इन अ मार्केट बेस्ड मॉडल, जो कि ये एडवोकेट करती हैं कि गवर्नमेंट को डाउनसाइज किया जाए, प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को पब्लिक सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई किया जाए, सिटीजन को एज अ कस्टमर देखा जाए, और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को एडमिनिस्ट्रेशन से अलहदा किया जाए, और गवर्नमेंट और को एज अ बिजनेस विद इन द पब्लिक, यानी गवर्नमेंट का बुनियादी काम जो है एज अकिन टू द बिजनेस विद इन द पब्लिक सेक्टर हो।
بہرحال کچھ کتابوں نے اس کو حوالے سے سپورٹ بھی کیا، اور اس حوالے سے ایک یہ بھی تھا کہ بیوروکریسی کے اوپر بھی کرٹیسزم تھا، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ امپلیمنٹ کیا گیا بہت سی آرگنائزیشن کے اندر، بہت سارے ملکوں نے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر گئے. یہ بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اوور آل آپ جو بڑی آرگنائزیشن کی یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی آرگنائزیشنوں کی تعداد جو ہے یو کے اندر اور امریکہ میں، ایون امریکہ کے اندر بھی اس کے اندر تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی، جو بڑے بگ آرگنائزیشن تھی. پھر اگر ہم بات کریں کہ کچھ ہم پروسیسز کے حوالے سے بات کریں، اگر ہم ڈیجیٹل آرگنائزیشن کے حوالے سے تو میں نے آپ لوگوں سے بات کر لی. ہاں، اب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں مینیجنگ ایز اے سینس میکنگ کے حوالے سے کہ مینجمنٹ اچھا مینیجر کا کیا رول ہوتا ہے. مینیجر کا رول ظاہری سی بات ہے آرڈرز دینا، انسٹرکشن پاس کرنا، آرڈرز دینا، لوگوں کے ساتھ کام لینا اور کمیونیکیٹ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا یہ تمام کام مینجمنٹ کے ہیں. مینجمنٹ کے مختلف قسم کے رولز ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے مختلف قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں. ایک مینجمنٹ کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے، مینجمنٹ از اے پروسیس آف پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. تو مینیجر کا یہ بھی رول ہے کہ وہ تمام ان فنکشنز کو بھی پرفارم کرتا ہے. ساتھ مینیجر کے ڈفرینٹ قسم کے رولز بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی پرفارم کرتا ہے. لیکن ایک بنیادی کام جو مینیجر کرتا ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا، اور یہ کمیونیکیشن جو ہے اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ہوتی ہے، اور یہ کمیونیکیشن ٹیکنیکل ڈسکورس کے لیے بھی ہوتی ہے. جس طرح فائنینس ہے، اکاؤنٹنگ ہے، ایچ آر ہے، مارکیٹنگ ہے، اس کی لینگویج کے اندر بھی مینیجر جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں، اور مینیجر جو ہیں ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. مینیجر ان ڈپارٹمنٹ کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک بنیادی بات مینجمنٹ کے اور مینیجر کے حوالے سے. باقی اگر آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو آرگنائزیشن کے اندر آپ ایک سسٹمیٹک مینر کے اندر چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں. ایک ہیرارکی ہوتی ہے وہاں، ایک ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے، چین آف کمانڈ ہوتی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کو کیسے کوآرڈینیٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈویژن آف رسپانسبلٹیز ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں. اور پھر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے کسی حوالے سے تو اس کے اندر کیا نئے اس پیراڈائم کے مطابق کیا ڈیوٹیز، کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی. یہ سارے معاملات آرگنائزیشن کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں سینس میکنگ، جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ سینس میکنگ ایک بنیادی ایکٹیویٹی ہے مینیجر کے حوالے سے، کیونکہ مینیجر جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ سینس میکنگ کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اور سینس میکنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کچھ ان کے ارد گرد کے ماحول میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مختلف اسٹیمولائز آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے کس طریقے سے اس ریئلٹی کو دوسرے تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو سینس میکنگ کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں، اور اگر میں آپ کو بک کے حوالے سے بتاؤں تو بک میں جو کہ آپ کا یہ پیج ہے سینس میکنگ کا جو جی پیج نمبر 16 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سینس میکنگ از اے پروسیس تھرو وچ انڈیویجولز اینڈ گروپ ایکسپلین نوول، انیکسپیکٹڈ اینڈ اور کنفیوزنگ ایونٹس. تو بنیادی طور پہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کے ایک ٹاپ مینجمنٹ ہے، مڈل مینجمنٹ ہے، لوگ ہیں، تو اس کے حوالے سے آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ سارے پروسیس کو سینس میکنگ کہا جاتا ہے. کارل ویک نے کتاب لکھی ہوئی ہے سینس میکنگ کے حوالے سے، اور اس نے کہا ہے کہ آن گوئنگ ریٹروسپیکٹیو ڈیولپمنٹ آف پاسبل امیجز دیٹ ریشنلائز واٹ پیپل آر ڈوئنگ. اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے آن گوئنگ ریٹروسپیکٹیو ڈیولپمنٹ آف پاسبل امیجز دیٹ ریشنلائز واٹ پیپل آر ڈوئنگ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں زیادہ ڈیٹیل کے اندر. اور سینس میکنگ ایک ایسا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس کی وجہ سے آپ ایک پاسٹ کے ایونٹ کو ریشنلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی نئی انفارمیشن، نئی نالج جو آتی ہے اس حوالے سے بتاتے بھی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا وہاں. اب اگر ہم اس ڈیفینیشن آف سینس میکنگ کو دیکھیں تو سینس میکنگ کے اندر جو کہ مختلف کمپوننٹ ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آن گوئنگ سے مراد ہے کہ ہم ہمیشہ انسان جو ہے اکارڈنگ ٹو دس تھیوری کوئی نہ کوئی سینس میکنگ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، چیزوں کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا. اور ایون کچھ لوگ تو خوابوں کے اندر بھی اپنے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں. ڈریمز بھی کئی بار انفارمیشن کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، ڈریمز کبھی بار انفارمیشن کو آرگنائز کر لیتے ہیں. تو حوالے سے بھی یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے.
Retrospective, we make sense of something as it is elapsing, and then we are conscious. आप जिस तरह आपने कोई पहले कोई इवेंट हुआ, आपको उस वक्त ना समझ में आया हो, जितना आपको समझ में आया, जब आपने दोबारा उस चीज को से सोचा और समझा, तो रेट्रोस्पेक्टिवली आपने देखा, पहले देखा उस वाक्य में हुआ क्या था, फिर उसके बाद सोचा कि ये मामला हुआ, इसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं. Then plausible, we never make perfect but rather provisional sense that is good enough for the matter and people at hand. और एक appropriate explanation create कर लेते हैं, एक reasonable construction create कर लेते हैं about the thing which happened over there. ये कोई वो नहीं होती, कोई certain नहीं होती, but it has certain kind of a appropriate explanation of something which happened. Then images, we often work with the representation of things, models, plans, mental maps, or as we navigate our way around unfamiliar territory, we hear what the other is saying and try to accommodate it to the things we already know and carry around with us our stock of knowledge. या हमारे ध्यान में जो उस चीज का इमेज बन रहा होता है, अगर कोई चीज ऐसी हुई है, कोई इवेंट ऐसा हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक से गुजरे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने वर्कर्स को घर भेज दिया, मैनेजर्स को वर्कर्स को जो घरों में बैठ के किस तरह उन्होंने डील किया, तो उसके हवाले से उनका क्या मेंटल मैप बना, किस तरीके के साथ उन्होंने ये सारे ऑर्गेनाइज की एक्टिविटी को, किस तरीके के साथ उन्होंने किया. मसलन ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर आना, इसके बारे में सोचना, इसके बारे से हमारी इंतजामिया ने बड़ी मेहनत की, कोशिश की इन चीज़ों को सोचने के हवाले से किस तरह किया जाएगा. तो एक किस्म का ये मेंटल मॉडल और इमेजेस क्रिएट हुए. Rationalize, we rationalize the meaning of things that are confusing to make them clearer and justifiable. Humans rationalize करते हैं, जो वो काम कर रहे होते हैं उसकी कोई ना कोई वजूहात तलाश करते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो काम हो रहा होता है. और सेंस मेकिंग जो है लोगों के हवाले से है, लोग जो हैं वो सेंस मेकिंग करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप और कीबोर्ड्स नहीं करते, बल्कि लोग जो हैं वो सेंस मेकिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. और लास्ट कंपोनेंट है डूइंग का. वी डू थिंक थ्रू थिंकिंग एंड एक्शन एंड विच डिफाइन वन अनदर. जिस तरह हम लोग जब काम करते हैं तो फिर हमें कुछ बातें काम करने के बाद समझ में आती हैं, उनकी ज़्यादा समझ हमारे सामने वाज़ेह तब होती है जब हम वो काम कर लेते हैं. तो सेंस मेकिंग इसलिए ऑनगोइंग एक्टिविटी भी है, और डूइंग से है कि काम करने से, एक्शन से करने से आपको पता चलता है कि वो क्या काम है. आप अपने कभी कभार गोल्स भी डिस्कवर करते हैं जब आप काम करते हैं. देन इट मेक्स सेंस टू यू कि अच्छा भाई ये काम इस तरीके के साथ हो सकता है. सेंस मेकिंग के दौरान आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन ऑफ मेकिंग सेंस इज इम्पोर्टेंट, कि पर्सन कौन है, उसका रोल क्या है, उसकी लेजिटिमेसी क्या है दूसरे लोगों के हवाले से, उस काम करने के हवाले से. और जो सेंसेस लोग, मुख्तलिफ लोग कहानियाँ भी सुनाते हैं चीज़ों के हवाले से, तो एक नैरेटिव अकाउंट देते हैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, परसेप्शन के हवाले से. और इसलिए हम कहेंगे सेंस मेकिंग एक सोशल एक्टिविटी भी है, क्योंकि इसकी बुनियाद के ऊपर लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन की बुनियाद पर, उन नैरेटिव्स के एक्सचेंज की बुनियाद के ऊपर एक कलेक्टिव सेंस मेकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंसान एक इंडिविजुअल लेवल पे एक सेंस मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो एक कलेक्टिव लेवल के ऊपर जो है वो सेंस मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है. और एक सिग्निफिकेंट पैटर्न जो है मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो उसका एक पैटर्न है जिसके अंदर वो लोगों को मैनेजर ये बताते हैं ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि क्या वजूहात हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको काम करने की तरफ लेकर आना. तो इसके हवाले से मैनेजर जो हैं वो फ्रेम करते हैं उन चीज़ों को जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है. तो दैट इज वाई मैनेजिंग इंटेल्स फ्रेमिंग. अच्छा, फ्रेम जो है वो टर्म जो है वो सिनेमा से आई है, और इसका मुराद ये है कि डायरेक्टर जो है वो एक फ्रेम शॉट करता है, उससे कुछ डिटेल्स लेता है और कुछ डिटेल ओमिट कर देता है. आपके फ्रेम के अंदर, डायरेक्टर के फ्रेम में वही चीजें आती हैं, या उस सीन के अंदर वही चीजें आती हैं जिनको डायरेक्टर जो है वो रेलेवेंट समझता है, और बाकी बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजों को हाईलाइट नहीं किया जाता. लेकिन जिस चीज को डायरेक्टर हाईलाइट करना चाह रहा है वो उन्हीं चीजों को हाईलाइट करता है. तो इसीलिए इसी तरह फ्रेमिंग जो है वो क्रिएशन ऑफ दोज डिवाइसेस दैट असाइन मीनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन. मतलब वो चीजें फ्रेम की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो. फ्रेमिंग जो है वो मेटाफर्स का भी इस्तेमाल होता है, उसके अंदर स्टोरीज का भी इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशन, साइटिंग ऑफ ट्रेडिशन, आर्टिकुलेशन ऑफ स्लोगन्स and the material creation of artifact to highlight or contrast a particular organization issue.
جس طرح مختلف قسم کے آرٹیفیکٹس بنائے جاتے ہیں, جھنڈے جو ہیں بنائے جاتے ہیں, مختلف کلرز یوز کیے جاتے ہیں. مثلا یہ جو بڑا ٹرکش ڈرامہ مشہور ہوا تھا, اس کے اندر آپ جھنڈے دیکھیں, ان کے اٹائر دیکھیں اور ان کی ایون آؤٹ لکس دیکھیں, تو یہ تمام کے تمام ایک فریم کے اندر رکھا گیا, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اس حوالے سے. فریمنگ نہ صرف سینس میکنگ کے ذریعے سے ہائی لائٹ ہوتی ہے بلکہ سینس گیونگ اور سینس بریکنگ میں بھی ہوتی ہے. سینس گیونگ ایک ایکٹیویٹی جو ریلیٹڈ ہے سینس بریکنگ کے سینس میکنگ کے ساتھ, اس کا بنیادی ڈیفینیشن یہ, سینس گیونگ attempts to influence the sense making of others so that other comes to accept a preferred meaning. مطلب کہ مینیجر جو ہے جب وہ سینس میکنگ, اپنی سینس میکنگ کو دوسروں تک کنوے کر رہا ہو, ریشنلائز کر رہا ہو, انہیں کنونس کر رہا ہو, تو وہ ایکچولی سینس گیونگ کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتا ہے, جہاں وہ دوسروں کی سینس میکنگ کو انفلوئنس کرتا ہے اور ان کو یہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ جو ہے پریفرڈ میننگ ہے کسی چیز کے حوالے سے. اچھا, سینس بریکنگ occurs when organization member disrupt existing sense in order to make alternative sense. جو existing sense کو اگر بریک کر دیا جائے, اگر ایک collective existing sense exist کرتی ہے اور اس کو بریک کر کے alternate sense کو لایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں sense breaking. اور کبھی کبھار کوئی انوویشن, کوئی نئی تبدیلی, نئی چینج جو ہے وہ sense breaking کے حوالے سے آتے ہیں, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ چینج ایجنٹ کہلاتے ہیں. پھر لیڈر جو ہیں وہ سینس گیونگ کو خاص طور پہ استعمال کرتے ہیں اسٹریٹجک چینج کے حوالے سے, لوگوں کو حوالے سے بتانے کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے کچھ ایگزامپل بک میں دی ہوئی ہیں. چرچل کی ایگزامپل دی ہوئی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس نے جو تقریر کی تھی اس نے کس طریقے کے ساتھ سینس گیونگ کی ایکٹیویٹی کے اندر وہ انوالو ہوا تھا. تو بہرحال سینس میکنگ ہیز بوتھ سوشل اینڈ کوگنیٹیو ایلیمنٹ, اور اس کے دونوں کوگنیٹیو ایلیمنٹ بھی ہے, سوشل ایلیمنٹ بھی ہے, اور جو ٹریڈیشن ہوتی ہے وہ بھی ایک بیس بنتی ہے سینس میکنگ کے حوالے سے. جو ریچولز ہوتی ہیں وہ بھی سینس میکنگ کے حوالے سے ایک بیس بنتی ہیں, ایک ہسٹوریکل نیریٹو کریٹ کرتی ہیں کسی کام کو کرنے کے حوالے سے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا سینس میکنگ کا پروسیس. پہلے آپ کو مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی, مینیجر کے حوالے سے بات کی, آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کی, کچھ پیراڈائم اور چینجنگ پیراڈائم کے حوالے سے بات کی, اور اس کے بعد میں نے سینس میکنگ کا پروسیس آپ کو ایکسپلین کیا. اب میں کچھ مینیجیریلزم اور مینیجیریل ریشنلٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اچھا, مینیجیریلزم کی ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے اور اس سے بنیادی طور پہ مراد یہ کہ مینیجر مینیج آن دا گراؤنڈ آف ایکسکلوسیو ایجوکیشن اینڈ دا پوزیشن آف کوڈیفائڈ باڈیز آف نالج. جیسے کیا مراد ہے کہ مینیجریلزم جو ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ اپلیکیشن ہے مینیجریل ٹیکنیک کی ٹو آل ایریا آف دا سوسائٹی. کہ مثلا ایک مینیجر کی ایک پاس اچھی ٹریننگ ہے, اچھی ایجوکیشن ہے, اور اس کے پاس ایک ایکسکلوسیو مینیجریل نالج ہے, اس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے وہ آرگنائزیشن کے مینیجریل پرابلم کو ریزالو کرتا ہے, آرگنائزیشن کے پرابلم کو سالو کرتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہوگا یہ مینیجریلزم کہلائے گا. اور اس سے جو مینیجریلزم کو ایک کانسیپٹ جو کہ انفلوئنس کرتا ہے وہ آئیڈیالوجی آف دی ماڈرن ورلڈ ہے. اور آئیڈیالوجی کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو آئیڈیالوجی ایک کوہرنٹ سیٹ آف بلیفس, ایٹیٹیوڈ اینڈ اوپینین, and the meaning is often prerogative with a contrast drawn between ideology and a science. تو اگر ہم اس کی بات کریں آئیڈیالوجی آف مینیجریلزم کے حوالے سے بات کریں تو آرگنائزیشن should be normatively integrated by a single source of authority, legitimacy and decision making embedded in the managerial hierarchy that control the organization. اب یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ تمام اتھارٹی, تمام کنٹرول مینیجریل مینجمنٹ کے پاس ہے, تو اس کے اندر کچھ کنسٹرین بھی آ جاتے ہیں جب آپ ایکچولی جاتے ہیں اس کے فارمل میننگ سے ہٹ کر جب دیکھتے ہیں. تو مثلا ایک آرگنائزیشن کے اندر اگر یونین ہے تو یونین بھی اپنی کلیکٹیو پاور کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتی ہے بہت سارے معاملات کے حوالے سے. اور مینیجریلزم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن کے اندر نظر آتی ہے آپ کو. اور پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن جو ہیں ان کے بنیادی ایکسپریشن جس کی بیس پہ مینیجریلزم بیس کرتی ہے وہ اکنامک ریشنلائزیشن ہے. اینڈ اکنامک ریشنلائزیشن argues that the markets and prices are the only reliable indices of value. Market and prices.
delivering better outcome than states and bureaucracies. अब इसी की बुनियाद के ऊपर आप देखते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन की गई पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक रैशनलाइजेशन की बेस के ऊपर, यहाँ बुनियादी क्राइटेरिया मार्केट परफॉर्मेंस को बना लिया जाए और डिमांड को बना लिया जाए, व्हाट द कस्टमर इज विलिंग टू पे अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. Or profit is what accrues to the owners of the organization after all the cost of using capital have been met. जो भी प्रॉफिट आपका होता है सारे खर्चे निकालने के बाद, आपको पता ही है बॉटम लाइन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम इंटरेस्ट निकालने के बाद, तमाम चीज़ें पे करने के बाद जो बचता है वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो जाता है. जिस तरह डेट एंड रिपेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वेजेस सैलरीज हैं, सप्लायर कॉस्ट हैं, टैक्सेस निकालने के बाद. और कैपिटल को हम सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल नहीं कहेंगे. फाइनेंशियल कैपिटल इज तो एक उसके हवाले से है कि आपको फाइनेंस के हवाले से चाहिए, बट इसके अलावा भी कैपिटल की मुख्तलिफ फॉर्म है. एक जैसा सिम्बॉलिक कैपिटल जिसको आप कहते हैं, जिसको इंटेंजिबल कैपिटल कह सकते हैं, आप रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं. इसके अलावा सोशल कैपिटल कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो किन लोगों को जानते हैं, कौन लोग वहाँ रहते, कौन जो लोग वहाँ हैं वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, कितने नेटवर्क हैं. ये उसका जो है वो कैपिटल की इसलिए डेफिनेशन थोड़ी और ब्रॉड हो जाती है. तो कैपिटल इज एन एसेट ओन्ड विद द इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग अ रिटर्न टू द ओनर, एम्प्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. ओके जी, तो कैपिटल इज जो हमारा, अगर वैसे देखा जाए तो कैपिटल इन फाइनेंशियल टर्म इज अ लिक्विड एसेट्स और सोशल कैपिटल इज अ मेटाफर. अब सोशल कैपिटल तो मेटाफर है, तो व्हाट इज अ मेटाफर? अच्छा, मेटाफर frame sense making by using terms other than those of the subject under discussion to describe that subject, such as aiming for the Premier League. अच्छा, मेटाफर जो है वो एक लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेज क्रिएट करते हैं. मसलन एक मेटाफर आप अगर देखा जाए उर्दू में, मेरे ख्याल से इससे करीब तरीन जो वर्ड होगा कि आप किसी, मतलब मशीन एक मेटाफर है जो कि मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और मशीन की वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन को आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन की तरह काम करती है और मैनेजर जो है वो मशीन की तरह काम करते हैं. अगर ये मेटाफर इस्तेमाल किया जाए जो कि इसके लिटरली मीनिंग से आप उन प्रोसेसेस को समझें कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मशीन का मेटाफर भी एक यूज किया जाता है क्योंकि उसके लिटरली मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को समझा जाए, तो ये मेटाफर है. इसके अलावा मुख्तलिफ मेटाफर हैं. इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बॉडी का मेटाफर है. जिस तरह बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, और इन तमाम फंक्शंस को जिस तरह बॉडी के अंदर अगर बेहतर तरीके से यूनिफाइड तरीके से कोऑर्डिनेट हो तो बॉडी बेहतर फंक्शन करती है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी अगर बॉडी के मेटाफर से समझ जाए तो ये लगेगा कि ये तभी बेहतर परफॉर्म करेगी जब ये मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं यूनिफाइड वे के अंदर ऑपरेट करें. ओके जी, तो बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की रूटीन्स भी होती हैं, हाईली प्रोफेशनलाइज रूटीन होती हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हवाले से अगर आप देखें, मतलब हॉस्पिटल्स हैं. अब हॉस्पिटल के अंदर अगर आप देखा जाए तो डॉक्टर्स की सेंस मेकिंग एक्टिविटी बड़ी अहम है इस हवाले से कि वो मैनेजर वो मरीज का क्या इलाज तजवीज़ करते हैं. तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको ये मालूम हो और उनकी सेंस मेकिंग एक्टिविटी जो है वो इस मामले में हो कि वो बेहतर तरीके से उसका इलाज डायग्नोज कर सकें. जिस तरह मैं एक सीरीज देखा करता था हाउस, हाउस के अंदर वो कैसे सेंस मेकिंग करते हैं कि रिगार्डिंग व्हाट इज इस मरीज को हुआ क्या है, उसका डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर आपस में कैसे मिलकर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और कैसे उस ऑनगोइंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. ओके जी, तो ये कुछ बात थी मेटाफर्स के हवाले से. और देखा जाए तो सेंस मेकिंग जो है ख़ास तौर पे जब क्राइसिस की सिचुएशन है उसके अंदर सेंस मेकिंग की अहमियत और बढ़ जाती है. जिस तरह आप इस सिचुएशन, क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर जब लीडर्स गुजरे हैं तो उन्होंने कॉन्टिन्यूसली मीटिंग्स की हैं. जिस तरह आप हमारे भी यहाँ एनसीओसी का रोल देखते हैं कि एनसीओसी का रोल जो है वो क्या रहा है इस हवाले से कि
किस तरीके के साथ उन्होंने ये एक्टिविटीज़ की हैं और एक्टिविटीज़ करते हुए वो कैसे वो इन्वॉल्व हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइसिस सिचुएशन में और क्राइसिस से वो कैसे उन्होंने डील किया है। तो फिर इसके हवाले से अगर आप देखें तो एक और कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक रैशनैलिटी की अजम्पशन की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो तमाम डिसीजन होते हैं वो रैशनल डिसीजन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो हर्बर्ट साइमन के हवाले से अगर देखा जाए तो जो कोई ज़्यादा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है वो बाउंडेड रैशनैलिटी का है। और बाउंडेड रैशनैलिटी से मुराद ये है कि आप सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स को देखते हैं रादर देन ऑप्टिमली रैशनल डिसीजंस, यानी सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन करते हैं और प्रोसेस जो रेफर्ड है इन दिस इज सेटिस्फाइंग, मीनिंग एक्सेप्टिंग डिसीजन दैट आर बोथ सफिशिएंट एंड सेटिस्फाइंग। मसलन एक होता है कि रैशनैलिटी की assumption ये है कि मैक्सिमाइजिंग की जाए कि बेस्ट जो कि पॉसिबल डिसीजन किया जा सकता है वो किया जाए, जबकि बाउंडेड रैशनैलिटी की assumption जो है वो सेटिस्फाइंग की है कि विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट, विद इन द कॉस्ट कंस्ट्रेंट जो भी बेस्ट डिसीजन किया जा सकता है वो किया जाए। तो इसलिए बाउंडेड रैशनैलिटी जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है इन द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। और लेकिन फिर भी रैशनैलिटी की assumption को सामने रखते हुए बाउंडेड रैशनैलिटी के अंदर मैनेजर एंगेज होते हैं ताकि दे अपीयर टू बी रैशनल इन देयर डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा एक और मिथ ऑफ रैशनैलिटी के अगर हवाले से बात करें कि कुछ मैनेजर जो हैं अ बिलीव इन रैशनैलिटी कैन बिकम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। A myth of rationality, if what manager define as rational is resisted, then the resistance simply shows the irrationality that has to be reformed. अब कुछ लोग जो है रेजिस्टेंस को जो है वो अगर आप रैशनैलिटी के assumptions देखें तो वो रेजिस्टेंस को इरेशनल समझते हैं और रेजिस्टेंस को समझते हैं कि वो हम जो मैनेजर जो उसमें काम करना चाह रहे हैं उसके लिए वो जो है चीज़ें उसके अंदर एक किस्म की रुकावट कर रहे हैं। तो बहरहाल रेजिस्टेंस का एक बुनियादी मकसद ये भी होता है कि एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन क्रिएट की जाए उस रैशनैलिटी के हवाले से। अगर एक यूनिटरी व्यू है वहाँ लेकिन उसका एक ऑल्टरनेट व्यू जो होता है वो रेजिस्टेंस की शक्ल के अंदर जो है वो सामने आपको नजर आता है। तो इस चैप्टर के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर इन्हीं हवाले से बातचीत हुई थी है और ये देखा गया है किस तरह एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट जो पिछले कुछ सालों के अंदर हुआ और ख़ास तौर पे सोवियत यूनियन के फॉल के बाद जब एक अल्टरनेट थ्योरी जो थी इस हवाले से और वो उस तरीके के साथ नहीं एक्टिव रही और लगा कि कैपिटलिज्म की इसके अंदर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गया और एक पोलराइज्ड वर्ल्ड की तरफ हम बढ़े, तो उसके अंदर किस तरीके का उसका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया के ऊपर आया। और वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, और इससे जो है जो कि कुछ वेल पेड कैरियर्स थे और मिडिल क्लास के जो कि कैरियर थे और काम जो थे वो डिमिनिश हो गए। अमीर लोग जो हैं वो मजीद अमीर तर हो गए, सीईओज की सैलरी आप देखें किस तरीके से बढ़ गई। इवन जो कि आपके 60-70 जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादा उनके पास उनकी इनकम हो गई। और ये कुछ पिछले सालों के अंदर ये जो इन इक्वालिटी है ये और बढ़ गई दुनिया के अंदर। तो ये कुछ कॉन्टेक्स्ट है, कुछ सिचुएशन है और इस इनक्वालिटी के नतीजे में जो मिडिल क्लास ऑक्यूपेशन थी वो ख़त्म होती चली गई। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की कमी की वजह से, उनकी डिमिनिशिंग की वजह से, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म की वजह से उनकी तादाद भी कम होना शुरू हो गई और इसी तरह मिडिल क्लास वर्किंग क्लास भी जो है उनके कैरियर्स भी वहाँ कम होना शुरू हो गए। इसी तरह आप हमारे भी यहाँ देखते हैं कि अब बहुत सारी जगहों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑर्गेनाइज जॉब जो हैं, शॉर्ट टर्म जॉब जो हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, पेंशन बेनिफिट्स हो गए, वो आपको चीज़ें बड़ी कम नज़र आती हैं आपको। तो बहरहाल ये वो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं जो कि लोग जो आपके पॉलिटिकल, पब्लिक और प्राइवेट एलीट्स हैं वो लेते हैं और इसका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया के ऊपर क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक थीम्स थी इस चैप्टर के हवाले से जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं और इन बेसिक थीम्स का बुनियादी मकसद ये था कि आपके जब हम आगे वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करें मैनेजमेंट के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के हवाले से, तो आपको ये मालूम हो कि हम किस तरह की वर्ल्ड में हैं, क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट है, मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रैशनैलिटी के assumptions क्या हैं, मेटाफर क्या है, सेंस मेकिंग एक्टिविटी क्या है, ताकि आप आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ सकें। और जो जो आने वाले चैप्टर होंगे उनके अंदर हम
जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मैनेजरियल प्रैक्टिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप इस चैप्टर को पढ़िए और इसको वीडियो लेक्चर को भी सुने। और अब आपके लिए मैं जो आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, बड़ी सिंपल सा केस स्टडी है। और ये केस स्टडी है कि जो अपनी कोई भी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन सोचें जिसके अंदर आपने कभी काम किया हो या फिर कुछ कभी मेंबर रहे हो, चाहे वो स्कूल हो या फिर कोई वेलफेयर का काम हो या फिर कोई भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आपने काम किया है, उसके हवाले से आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि व्हाट वर इट्स मेन रूटीन्स, उनकी मेन रूटीन्स क्या थी, उनकी रिचुअल्स क्या थी, उनकी एक्टिविटीज क्या थी। रूटीन से मुराद ये है कि वो उनके अंदर डेली एक्टिविटी के अंदर क्या काम होते थे, किस तरह की मीटिंग्स होती थी, किस तरह के काम करते थे। रूटीन से मुराद ये कि जो रोज रेपिटेटिव काम हो रहा हो, जिस डिपार्टमेंट भी आपने काम किया। और हाउ वर दीज ऑर्गेनाइज in terms of some of the factors that might frame organizations. Think about factors such as how standardized, timetable, or ritualized the flows of time and organizational effect are in the organization in question. और मतलब ये देखें, एक टाइम और स्पेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस टाइम और स्पेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, किस तरह की एक्टिविटीज करते थे और किस तरह ऑर्गेनाइज करते थे, किस तरह उनको परफॉर्म करते थे। और what are the characteristic markers of identity of the different people and groups in the organization. आइडेंटिटी मार्कर्स क्या थे, मार्केटिंग के लोग किस तरह आइडेंटिफाई करते थे, फाइनेंस के लोग कैसे आइडेंटिफाई करते थे, सेल्स के लोग कैसे करते थे, ऑपरेशन के लोग कैसे करते थे, सपोर्ट स्टाफ कैसे करता था, मैनेजर कैसे करता था, अगर कोई आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन में इस तरह की एक्टिविटी थी। और आखिरी सवाल के व्हाट वर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में गोल क्या है। ये केस स्टडी आपको पेज नंबर 33 पे भी मिल जाएगी। इस केस स्टडी को आप पढ़िएगा, इनके सवालों के जवाब दीजिएगा। और जो इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज पेज नंबर 33 पर ही हैं। उन 33 पे उन एक्सरसाइज, उन क्वेश्चन को भी देखिएगा। And when you come in the class, come prepared. And if you don't understand anything, then please do ask the questions. Okay, thank you and Allah Hafiz.